मशीन्स के अंदर भी एआई ने ले रखा है क्या कमांड? एआई के बेसिस पे जो डेटा फीडिंग है या मशीन लर्निंग के बेसिस पे अब हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं ओके। कि व्यक्ति विशेष का जो प्री ऑपरेटिव वर्क पे वो नॉर्मल है या नहीं है। बोला जाता है कि आयुर्वेदिक से सही हो जाएगा या यूथ को बहुत सारे मिथ बना रही के लोगों ने कि ये फाइट कर लो आईज सही हो जाएगी। उनको ये मानना है कि जो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है आँख में विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कोई भी दवा या कोई भी पानी या गंगा जल या गुलाब जल या नहीं डालना है। पेरेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि उनके ग्लासेस ना लगे? कि नंबर 1 टेकिंग केयर ऑफ द किड्स थ्रू डाइट। जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को हम स्क्रीन टाइम को जितना कम कर सकें वो बहुत एसेंशियल इम्पोर्टेंट है। सर व्हाट इज कलर ब्लाइंड एंड हाउ यू विल ट्रीट? कि अपने जो 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है और ये अलग-अलग तरीके होते हैं। कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों को ही नहीं पहचान पाता। कोई ऐसी टेक्निक है जिनसे चश्मा हट सकता है सर? 3 या 4 टेक्निक है, लेज़र के अलग-अलग तरीके हैं और लेंसेज हैं जिनके द्वारा परमानेंटली चश्मा हटाया जा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द खिची शो। इस पॉडकास्ट के थ्रू हमें पता लगेगा कि आईज की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या इनके सॉल्यूशंस होते हैं और इनसे हम कैसे प्रिकॉशंस कर सकते हैं। Today's video is very special for us because our today's special guest, Rajasthan's famous eye specialist or director of Anand Eye Hospital, Dr. Sonu Goyal. Hello sir, welcome to our first podcast. Thank you so much for giving your precious time to us. हाय, मैं डॉक्टर सोनू गोयल हूँ और आई एम अ सीनियर फेको रिफ्रैक्टिव सर्जन एंड डायरेक्टर आनंद आई हॉस्पिटल। और आज युवराज जी मेरा इंटरव्यू लेंगे और जहाँ मैं आप सब लोगों से बात करूँगा आँखों के टिप्स के बारे में, आँखों का केयर के बारे में और विशेष तौर पे वो सारे सर्जिकल टेक्निक जिनसे हम और आप 6x6 विजन प्राप्त कर सकते हैं और द लेटेस्ट टेक्निक्स वर्ल्ड वाइड। आई वेलकम ऑल द व्यूअर्स एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज एंड लेट दिस शो गो वर्ल्ड वाइड एंड हेल्प ऑल patients and people who want to know about the eye. Alright guys, let's start our first podcast. Sir, let's talk about the journey of Anand Eye Hospital. Yuvraji, Anand Eye Hospital started in 2000 and our aim was very clear to provide good quality care to all citizens of the state. Apart from their economic status, be it their economic deprivation, but we wanted to give the entire population of Rajasthan the best of the eye care facilities despite all the limitations of equipments, technology in the state. 5-6 साल के बच्चों को भी चश्मा लग रहा है, ग्लासेस लग रहे हैं। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। पहले रिटायर्ड होते तो लोग तो कहते थे इनके अभी तक चश्मा नहीं चढ़ा। तो अभी जो बच्चों की चश्मा चढ़ रहा है इसके पीछे क्या रीजंस है? खान पान का इशू आ रहा है या स्क्रीन टाइम बढ़ गया? बच्चों में आमतौर पे जो चश्मा होता है वो प्रमुखतः 3 कारण से होता है। पहला माइनस का नंबर जिसको मायोपिया कहा जाता है, प्लस का नंबर हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है और सिलिंड्रिकल नंबर एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। आमतौर पे ये चश्मे के नंबर या आंखों में दृष्टि दोष पहले भी होता था, बट अब ये दृष्टि दोष यानी रिफ्रैक्टिव एरर बहुत हद तक तेजी से बढ़ने लगा है और इसका प्रमुख कारण बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है यानी लैपटॉप, आईपैड, फोन या टीवी पर जो समय निकालते हैं वो अत्यधिक बढ़ने से बच्चों में जो मायोपिया का इंसिडेंस है बहुत बढ़ने लग गया। और ये हमारे देश में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड है। इसका जो इंसिडेंस है दैट हैज ग्रोन ट्रिमेंडसली वर्ल्ड वाइड। और साथ में जो खाद्य पदार्थ या खान पान जो हम खा रहे हैं वो बच्चों के अब जो पौष्टिकता है वो बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज हो रही है। फास्ट फूड में वो सारे विटामिन, मिनरल्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो होने चाहिए। ऑलराइट सर। सर, इस पॉडकास्ट के थ्रू आप पेरेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि उनके ग्लासेस ना लगे? मैं इस चैनल के माध्यम से हमारे सारे देशवासियों को और अपितु देशवासियों को नहीं वर्ल्ड वाइड ये मैसेज देना चाहता हूँ कि नंबर 1 टेकिंग केयर ऑफ द किड्स थ्रू डाइट। सो डाइट में एसेंशियली विटामिन ए रिच डाइट जिसमें हरी सब्जी, पीला फल, आंवला है, पपीता है, बादाम है और वो सारी हरी सब्जियां, पालक, मेथी, ये इन सब में विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक होती है और विटामिन ए हमारे पर्दे के लिए, रेटिना के लिए बहुत यूजफुल पाया गया है। तो ऐसे में हमारी खान पान का बहुत ध्यान रखा जाए। और सर्दियों के मौसम में जैसे गाजर है, बीटरूट है, तो हम एबीसी कहते हैं, एप्पल, बीटरूट, कैरेट, जूसेस हैं, ये डेली बच्चों को देना चाहिए।
तो इसके सेवन से विटामिन ए बच्चों में जाता है। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को हम स्क्रीन टाइम को जितना कम कर सकें वो बहुत एसेंशियली इंपॉर्टेंट है। आम तौर पे जब भी पेरेंट्स फ्री होते हैं या कोई काम में होते हैं वो अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। तो Right. ये जो संस्कृति है इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब मोबाइल पर देखना चालू होता है तो ये देखा गया है कि मायोपिया, ये एक्सियल लेंथ उसकी बढ़ती जाती है ओके। और ये रोकना बहुत ज़रूरी है। तो आप किताबें दें, पढ़ने के लिए दें, बट मोबाइल नहीं दें। स्क्रीन टाइम शुड बी लिमिटेड। तीसरा, बच्चों को आधा घंटा धूप में खेलने की आदत बनाएं, क्योंकि उसके Right. थ्रू विटामिन डी की जो मात्रा है हमारे शरीर में वो कम नहीं पड़ती है। विटामिन डी का देखा गया है डायरेक्ट कोरिलेशन है नंबर बढ़ने से और आपकी कॉर्निया पतली होने से। ऑलराइट सर, यस सर, आप सही कह रहे हैं कि परेशान करते हैं बच्चे, तो पेरेंट्स फोन थमा देते हैं कि लो फोन में देख लो ताकि बच्चा उनको डिस्टर्ब ना करे। तो एक बहुत गलत जा रहा है ये अपने एनवायरनमेंट के अंदर पूरे में। सो व्हाट आर द ऑपरेशंस डू यू प्रेफर इफ समवन इज नॉट विजन क्लियर? किसी को अगर ढंग से दिख नहीं रहा, लाइक थोड़ा सा उसके माइनस प्लस में नंबर चढ़ रहा है, तो उसको क्या एज अ सॉल्यूशन क्या देना चाहिए? देखिए, ऐसा है 18 साल की उम्र तक अगर व्यक्ति के चश्मे का नंबर है तो उसको सबसे पहले रिफ्रैक्टिव एरर के लिए चश्मे के नंबर दिए जाते हैं और वो चश्मा उनको 18 साल की उम्र तक या अता जिंदगी लगाना पड़ता है। वो व्यक्ति जो चश्मा नहीं लगाना चाहे या विशेष परिस्थितियों में हम उनको कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं, जिससे कि वो मोटा चश्मा या चश्मा नंबर ना लगाना पड़े। 18 साल की एक एज ऐसी हो जाती है जिसके बाद माना जाता है कि नंबर स्टेबल हो जाता है, नंबर बढ़ता रही है। उसके बाद हम परमानेंट करेक्शन कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली 1 साल और वेट करते हैं 18 साल की उम्र के बाद, कुछ जांचें करते हैं आंख की कॉर्निया की, आंख की पुतली की, आंख के पर्दे की, और अगर उन सब मापदंड में वो पेशेंट फिट पाया जाता है तो विश्व पटल पे 3 या 4 टेक्निक हैं, लेजर के अलग अलग तरीके हैं और लेंसेज हैं जिनके द्वारा परमानेंटली चश्मा हटाया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं, आप थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे? शुरू में जब लेजर चालू हुआ तो सबसे पहले पीआरके टेक्निक आया, जिसमें आंख की जो कॉर्निया है उसकी ऊपर की सतह को हटाकर लेजर किया जाता था। ओके सर। ये थोड़ा सा पेनफुल होता था, विजन रिकवरी स्लो होती थी और बेसिकली मेडिकल फिटनेस वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता था। उसके बाद लेसिक टेक्निक आया, जिसमें 26 मिलीमीटर का फ्लैप बनाया जाता है, जो अलग अलग तरीके के नाम से जाना जाता है। किसी में हम जो सॉफ्टवेयर लेते हैं वो कस्टमाइज्ड लेजर सर्जरी कहलाता है, किसी में वेव फ्रंट एनालाइज कहलाता है, किसी में वो कॉन्ट्यूरा कहलाता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर से ये लेसिक फ्लैप टेक्निक जानी जाती है, बट एसेंशियली इसमें 26 मिलीमीटर का फ्लैप बनाया जाता है और उसमें वुंड हीलिंग डिलेड होती है, ड्राइनेस रहता है और थोड़ा सा रिकवरी लंबे टाइम रहती है। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आगे चल के अगर चोट लगे तो फ्लैप कभी भी डिसलॉज हो सकता है। उसके बाद जो टेक्निक आई वो स्माइल टेक्निक से जाना गया। उसमें करीबन 3-3.5 मिलीमीटर का चीरा लगता था और करीबन 25 से 30 सेकंड प्रोसीजर टाइम होता था। रिकवरी टाइम कितना होता था सर? तो जो लेंटिक्यूल से टेक्निक से जो प्रोसीजर किया जाता है वो स्माइल, सिल्क और लेटेस्ट जो है वो स्माइल प्रो प्लस है। इसमें रिकवरी टाइम इमीडिएट है, पेशेंट अगले दिन से अपना विजन 6/6 पुनः प्राप्त कर लेता है। और 6/6 ही नहीं, हमारे खुद के एक्सपीरियंस में 6/5, क्योंकि अगर जो ट्रीटमेंट है वो वेल सेंटर्ड हो तो व्यक्ति विशेष अपनी नॉर्मल 100% से भी 5% ज्यादा देख पाता है, यानी सुपर नॉर्मल विजन प्राप्त कर लेता है। रिकवरी फास्ट है, दर्द नहीं होता, आगे चल के चोट लगने पर फ्लैप वाला कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उसके बाद एक सिल्क टेक्निक आया, तो सर्जिकल टाइम जो है सिल्क में करीबन 30 से 35 सेकंड लगता है, बट उसमें आंख लाल होती है और अभी यूएस एफडी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं सिल्क वाला टेक्नोलॉजी। उसके बाद आया स्माइल प्रो प्लस, जिसमें मात्र 8 सेकंड में व्यक्ति विशेष अगले दिन से अपना 6/5 विजन या 6/6 विजन प्राप्त कर सकता है। किसका रिकवरी टाइम कम होता है और कौन सा बेटर रहता है सर? रिकवरी टाइम जो लेंटिक्यूल सर्जरी होती है, जिसको हम स्माइल प्रो प्लस के नाम से जाना जाता है, वो फास्टेस्ट होता है। व्यक्ति ऑपरेट होते ही अगले दिन से अपने डेली शेड्यूल पे वापस पुनः ज्वाइन कर सकता है। खाना, ड्राइव करना, घूमना, एक्सरसाइज, एवरीथिंग इज नॉर्मल। हम जो मेजर रिस्ट्रिक्शन बताते हैं वो पानी का स्प्लैश 2 to 3 वीक्स और स्विमिंग पूल एक्टिविटीज वो 2 to 3 वीक्स बताते हैं। डालने की दवा दी जाती है, बट व्यक्ति विशेष पहले दिन से अपना नॉर्मल दैनिक कार्य पे वापस पुनः प्राप्त कर सकता है। स्माइल प्रो का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो मात्र 8 सेकंड है। ट्रीटमेंट जहां हम चाहते हैं राइट, इट इज ऑन द सेंट्रेशन। तो इसको 2 नाम से जाना जाता है, ऑक्यू अलाइन और सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन का मतलब होता है राइट एट द विजुअल एक्सिस, मतलब जिस दृष्टि पटल, मतलब जो रेखा जो हमारे ऑब्जेक्ट को रेटिना से जोड़ती है, उसी रेखा पर वो ट्रीटमेंट होता है।
आमतौर पे ये सेंट्रेशन और मशीनों में देखने को नहीं मिलता है। तो जो विजुअल एक्सिस का सेंट्रेशन है वो व्यक्ति विशेष को जो आंख के एब्रेजन से दूर करके और सुपर नॉर्मल विजन देता है। साथ ही में जो सिलिंड्रिकल नंबर होता है उनमें जो सेंटर अलाइन टेक्नोलॉजी होती है उससे सिलिंड्रिकल नंबर राइट ऑन द एक्सिस, जिस एक्सिस पर वो नंबर है उसी पे ट्रीट करते हैं, तो जिससे कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑल इन ऑल इन तीनों चारों चीजों को मिला के जो स्माइल प्रो प्लस टेक्निक है, विजुमैक्स 800 जर्मनी का इक्विपमेंट है, ये इस समय विश्व पटल पे सबसे लेटेस्ट और बेस्ट टेक्निक है जो विजुअल रिकवरी बहुत अच्छी देता है। ये इंडिया के अंदर अवेलेबल है सर या इंडिया में हमारे पास अवेलेबल है ये। ओके। और हम जो हमारे पास 2 साल का डेटा है इसको हमने बहुत सारे स्टेजेस पे शेयर भी करा है और उससे जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही अमेजिंग हैं और स्पेक्टाकुलर हैं। कॉम्प्लिकेशन रिस्क ना के बराबर है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर वेरी वेरी हैप्पी। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई पेशेंट है वो दिखता है कि लेजिक से ज़्यादा ऑपरेशंस हुए हैं, इसमें सक्सेसफुल रेट ज़्यादा है, और स्माइल प्रो अभी भी आया है, पता नहीं कुछ हो या ना हो। जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो उसको अपना फुट होल्ड बनाने में थोड़ा समय लगता है, बट विद द सर्जिकल एक्सपीरियंस, विद द रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो भी टेक्नोलॉजीज इंडिया में आती हैं ये वंस यूएस एफडीए अप्रूवल हो या सी अप्रूवल के बाद ही इंडिया में आती हैं। यूएस एफडीए बहुत स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस हैं जहां पर ये देखा जाता है, जो डेटा प्रेजेंट किया जाता है कि वो पेशेंट जो ट्रीट किए गए उनका सक्सेस रेट कितना था। तो स्माइल प्रो जैसा मैंने आपको पहले बताया, सिल्क के कंपैरिजन में इट्स यूएस एफडीए अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी, इसीलिए हम कहते हैं कि उसका डेटा प्रूवन है एंड इट हैज अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। और हमारा खुद का ही डेटा इतना स्ट्रांग है विच सेज दैट द सक्सेस स्टोरी इज फार फार बियॉन्ड लेसिक सर्जरी। इसमें सर आपने जो मशीन्स वगैरह बताई है, तो जैसे आजकल एआई का भी बहुत बड़ा ज़माना चल रहा है, तो मशीन्स के अंदर भी एआई ने ले रखा है क्या कमांड? सो ऑफ्थेल्मोलॉजी या आई एक इतना इम्पोर्टेंट ब्रांच है जहां पर एआई का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया और आने वाला है। और एआई के बेसिस पे जो डेटा फीडिंग है या मशीन लर्निंग के बेसिस पे अब हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति विशेष का जो प्री ऑपरेटिव वर्कअप है वो नॉर्मल है या नहीं है। वो मशीन अपने आप ही कुछ हमको हिंट देता है कि ये कॉर्निया एबनॉर्मल है, लेजर नहीं किया जाए, ये कॉर्निया नॉर्मल है, लेजर किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल लर्निंग एंड मशीन लर्निंग, डिपेंडिंग अपॉन जो डेटा उसमें मशीनों में डाला जाता है। राइट। विजन क्लियर नहीं दिख रहा है तो उसको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? ग्लासेस लेनी चाहिए या फिर वो कॉन्टेक्ट लेंस लगाएं? आमतौर पे ग्लासेस या कॉन्टेक्ट लेंसेज हम 18 साल या 19 साल की उम्र तक देते हैं और उसके बाद व्यक्ति विशेष को रिफ्रैक्टिव सर्जरी या परमानेंट सोल्यूशन की एडवाइस करते हैं। बच्चों में कॉन्टेक्ट लेंसेज इसलिए नहीं दिए जाते हैं क्योंकि बच्चे केयर नहीं कर पाते हैं। बच्चे आमतौर पे कॉन्टेक्ट लेंस लगा के सो जाते हैं, तो ऐसे में इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। तो अगर बच्चा समझदार है और उसका नंबर हाई है और वो चाहता है कि चश्मे नहीं लगाया जाए, तो कॉन्टेक्ट लेंस इज अ वेरी गुड सोल्यूशन, बट केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट कॉन्टेक्ट लेंस एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है, वो एक बहुत टेम्पररी सोल्यूशन होता है। तो चश्मा 18 साल की उम्र तक बहुत अच्छा विधि है, लगाकर रखने का चाहिए। और 18 साल की बाद हमको अगर ऐसा लगता है कि हमारा रिफ्रैक्टिव स्टेबिलिटी है और हमारा पर्दा डॉक्टर से मिलने के बाद पता लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी से चश्मा हटाया जा सकता है, दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है और व्यक्ति वापस 6/6 विजन नॉर्मल व्यक्ति की तरह बन सकता है। पहले की तरह वो अपना बचपन वापस ला सकता है। कॉन्टेक्ट लेंसेज आजकल काफी लोग सुंदर दिखने के लिए ब्लू लेंस वगैरह जो लगा लेते हैं आईज के अंदर कॉन्टेक्ट, वो हार्मफुल आईज के लिए होता है या ठीक है अगर आप कभी कभार लगा रहे हो? कॉन्टेक्ट लेंसेज में ये कॉस्मेटिक कॉन्टेक्ट लेंस कहलाते हैं जो अलग अलग कलर्स के आते हैं। आपने कई बार देखा होगा फिल्म स्टार्स या स्टूडियोज में आपने देखा होगा वो कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा लेते हैं अपना खूबसूरती बढ़ाने के लिए। ओकेजनली मैं कहूँगा अगर सावधानी रख के लगाया जाए तो ओकेजनली और वंस इन अ ब्लू मून इट्स गुड, बट रेगुलर यूज ऑफ कॉस्मेटिक कॉन्टेक्ट लेंसेज नहीं करना चाहिए। और जब भी हम लगा रहे हैं हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनको बहुत ही स्टेराइल तरीके से लगाएं और इनका जो सोल्यूशन आता है उसमें प्रॉपर सोक करके रखा जाए। और डेली डिस्पोजेबल जो कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं क्योंकि उसमें इन्फेक्शन का या संक्रमण का रिस्क मिनिमम रहता है। सर लेजिक जो ऑपरेशन होता है इसमें मिनिमम एज या मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए? लाइक जैसा आपने बताया 18 होनी चाहिए। तो लेसिक या रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए जो मिनिमम एज होती है 18 साल होती है। 18 साल पे माना जाता है कि व्यक्ति का जो चश्मे का नंबर है वो स्थिर हो जाता है। 18 साल पे हम जांच करते हैं और फिर भी मरीज को हम साल भर और वेट करने के लिए कहते हैं
कि 1 साल रिफ्रैक्टिव स्टेबिलिटी, यानी वो नंबर जो 18 साल की उम्र पे था वो आगे बढ़े नहीं और इतना ही स्टेबल रहे, तो एक बार और चेकअप करके का लेजर किया जाता है। कई बार विशेष परिस्थिति में कोई फिटनेस का हो या व्यक्ति को जरूरी है 18 साल पे, तो उस चेकअप्स होते हैं, उनके करने के बाद अगर वो उचित पाए जाते हैं तो लेजर किया जा सकता है। लेजर बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक टेक्निक है जिससे व्यक्ति विशेष का ओके जो दृष्टि दोष है उसे दूर किया जा सकता है। और हमारे 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस में देखा गया है कि इसकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छी है टोटल आई सर्जरीज में या टोटल सर्जरीज इन द ह्यूमन बॉडी एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। और हमें ये बहुत खुशी है कि आज विश्व पटल पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हम हमारे प्रदेश वासियों को यहाँ पर आनंदाई हॉस्पिटल के माध्यम से प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और अनेक देश विदेश के और अनेक जानी मानी हस्तियां ने हमारे यहाँ जो आते हैं और क्रॉस रेफरेंसेस आते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। कोई अभी आपके यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस किसी का ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है आईज का? सो मैं नाम तो अच्छा, ओके पॉलिसी के तहत नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ, ओके बट अनेक गणमान्य व्यक्ति, फिल्म स्टार्स और बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, ओके इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन बास्केटबॉल टीम, इंडियन स्विमिंग टीम, बहुत सारे लोग हमारे पास ऑपरेट हुए हैं। और उनका बेसिक एम यही था कि वो जो रोशनी है 6x6 हो जाए और अपने भारत का नाम बढ़ा सके। राइट, ग्लासेस हटाने का जो मेन रीजन होता है, लाइक हटवाते हैं लोग कि सुंदर दिखे, या फिर उनके गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह या आर्मी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती जिनकी आईज वीक्स होती है, तो ये ऑपरेशंस वगैरह ये क्यों कराए जाते हैं आईज के? समाज में ये माना जाता है कि चश्मा हटाना एक तरह की सुंदरता बढ़ाना है, कॉस्मेटिक है। मैं यहाँ पर रिवर्स कहूंगा, चश्मा हटाना एक मेडिकल नेसेसिटी है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो चश्मे से जो हमारा दायरा होता है, फील्ड ऑफ विजन, वो बहुत नैरो होता है। बगैर चश्मे के जो व्यक्ति होता है उसको जो दायरा होता है वो फार फार बड़ा होता है। तो यानी जब हम हाईवे पे जा रहे हैं तो अगल बगल का व्यक्ति या गाड़ी हमको चश्मे लगाने से ओनली दायरे में दिखती है। तो जो फील्ड ऑफ विजन है बगैर चश्मे के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चश्मे लगाने से हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, या स्विमिंग है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, कोई स्काई डाइविंग है, स्क्यूबा है, वो सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि चश्मे का जो लगाने के बाद वो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। और यही चीज अगर हम लेजर कर दें तो व्यक्ति अपना ये सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या नॉर्मल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। साथ ही में हमने देखा है कि चश्मा हटने के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल है एक व्यक्ति का, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो इंटरव्यूज में पास नहीं हो पाते हैं और एक बार चश्मा हट जाए तो उनको खुद को अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। इट इज कॉल्ड एन आई टू आई कॉन्टैक्ट। सो ये बहुत बढ़ावा दिखता है। तो ओवरऑल इट इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस इन द यूथ। तो चश्मा एक ऐसा अपाहिजता है, हैंडीकैपनेस है, उसके हटने के बाद आदमी का टोटल पर्सनैलिटी या पर्सपेक्टिव चेंज देखने को मिलता है। और ये मैं अपने इन 25 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता पा रहा हूं कि पर्सनालिटी का ओवरऑल चेंज हो जाता है। अगले दिन जब वो बच्चा आता है लेजर कराने के बाद, तो वो जो ड्रेसअप होता है, गॉगल लगाता है और अपनी गाड़ी में चला के आता है या जिस तरीके से बात करता है, बहुत अच्छा लगता है। वो जो फीलिंग होती है, बिकॉज एक आपने यूथ को एक नया जीवन दिया है जहां उसकी पर्सनालिटी रीशेप हुई। पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। आपने बहुतों के आईज की विजन्स लाए हैं, लाइक बहुतों का क्लियर विजन किया आपने। आपके चश्मा चढ़ा था कभी? लाइक आपको तो सारे प्रिकॉशंस वगैरह पता है कैसे करना है। नहीं, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि प्रिकॉशन तो ठीक है, बट ये एक कई बार हेरिडिटरी भी होता है कि जैसे मायोपिया इज यूजुअली हेरिडिटरी, मतलब माँ बाप के लगा हुआ है तो बच्चों में आमतौर पे पाया गया कि वो लगता ही है या वो हेरिडिटरी माना जाता है। तो बाय गॉड्स ग्रेस चश्मा मेरे अभी तक एट दिस एज आई एम नॉट यूजिंग, दूर का भी और पास का भी। बट हाँ, कुछ हैबिट्स हैं जहां पर हमको डाइट का ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अंधेरे में नहीं पढ़ना है, लेट के नहीं पढ़ना है, और एक्सरसाइज एंड अर्ली मॉर्निंग वॉक इज ऑलवेज गुड, जो हमारे सारे डॉक्टर्स या कार्डियोलॉजिस्ट रेफर करते हैं, बताते हैं, सलाह देते हैं। बट स्टिल आई एम नॉट अ वेरी हेल्थ कॉन्शियस डॉक्टर। सर, लेजिक ऑपरेशन जो है या आईज की जो प्रॉब्लम्स होती है वो मेनली मेंस में ज्यादा होती है या वुमेन्स में होती है? रिफ्रैक्टिव एरर आमतौर पे एक बहुत इक्वल कंपैरिजन में बिटवीन मेल एंड फीमेल्स है, तो उसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया गया है। और जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें इक्वल मात्रा में ही बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं। पहले माना जाता था कि गर्ल्स में एक इनिबिशन होता है चश्मा लगाने का शादी के पहले, बट आई थिंक दैट इज द स्टोरी ऑफ द पास्ट। अब ऐसा कोई इनिबिशन मेल्स और फीमेल पॉपुलेशन में ऐसा कुछ नहीं, बोथ आर इक्वली विलिंग टू डू अवे विद ग्लासेस। ओके,
मतलब अगर सपोज आपके यहाँ पे 50 पेशेंट्स आए हैं तो इसमें मेंस कितने होंगे, वुमेन्स कितनी हाँ, होंगी तो एवरेज? अंदाजे से मान लें आप 55% फीमेल और 45% मेल पॉपुलेशन होगा। ओके। जो पहले करीबन 70% फीमेल और 30% मेल होता था, तो ओके वो रिवर्स। सर, आई सर्जरी ऑपरेशन नाम से डर लगता है, ये कितना लंबा प्रोसीजर होता है? क्या इसमें मतलब जैसे कोई पेशेंट आपके पास है, वो कितना आपको मतलब परेशान हो जाता है कि सर मेरे को स्वेलिंग का इंजेक्शन लगा दो, या उसको मतलब आप कैसे हैंडल करते हैं और ये कितना लंबा प्रोसेस होता है ऑपरेशन का? युवराज जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट टच करा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे पास बड़े बुजुर्ग आते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए, तो उनका सबसे पहला जो संकोच होता है वो यही होता है, दर्द तो नहीं होगा, तकलीफ तो नहीं होगी, टाँके तो नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लकीली हमारे पास हमने वो सारी टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करी हैं लेज़र कैटरैक्ट के लिए या कैटरैक्ट सर्जरी के लिए, जहाँ पर दर्द होता ही नहीं है। वी डू ओनली टॉपिकल सर्जरीज़। टॉपिकल सर्जरी का मतलब होता है व्यक्ति की आँख में ड्रॉप डाला बगैर इंजेक्शन के, और 4.5 मिनट मेरा सर्जिकल टाइम है, जो ओके। फास्टेस्ट जो सर्जिकल हो सकता है। तो व्यक्ति विशेष को पता ही नहीं लगता है कि उसका आँख का सर्जरी भी हुआ है। और बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द के लिए उनके दिमाग में संकोच रहता है, डर रहता है। तो आई थिंक ये नई टेक्नोलॉजी से आम जनता को डरने का, संकोच करने का ज़रूरत नहीं है। ओके। और ये मोर इन वॉकआउट सर्जरी है, जहाँ पर व्यक्ति विशेष आता है, 1 डेढ़ घंटे दवा डलती है, ऑपरेट होता है और अगले दिन से अपना नॉर्मल दैनिक कार्य संभाल सकता है। ओके सर। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि विश्व पटल पे अब जो लेटेस्ट लेंसेज हैं, उनमें चश्मे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी व्यक्ति का दूर का, बीच का और नज़दीक का भी चश्मा हट जाता है। तो वो व्यक्ति बगैर चश्मे के, जैसा 16 साल की उम्र में देखता था, 70 साल की उम्र में भी वो आनंद ले सकता है। ओके सर। सर, पोस्ट ऑपरेशन आप क्या फॉलोअप्स या टिप्स देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? ऑपरेशन के बाद जो भी डॉक्टर हिदायत दें, उनका विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हम व्यक्ति को पानी का छींटा आँख में मारने के लिए मना करते हैं। वो किसी ऑपरेशन में 2 हफ्ते होता है, किसी में 3 हफ्ते होता है। तो पानी में यूजुअली बाहर का जो नॉर्मल पानी होता है, उसमें इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। डालने की जो दवाइयाँ दी जाती हैं, वो जो डॉक्टर द्वारा बताई गई हैं, उचित मात्रा में उतने पीरियड तक डालनी चाहिए। डॉक्टर की सर्विलेंस में, डॉक्टर की गाइडेंस में डालना चाहिए, और जैसे-जैसे रेगुलर विजिट्स बताई जाएँ, उन विजिट्स का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आँख में कोई दर्द, तकलीफ, चटका चलने लगे, तो अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना चाहिए। वो इंगित करता है कि आँख में कोई इन्फ्लेमेशन ना हो। और बेसिकली चूज़ द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर, बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज विश्व पटल पे जो सारी टेक्नोलॉजी, जो सारा लेज़र प्रोसीजर, लेंसेज़ और सारे पर्दे के ऑपरेशन, मशीन्स, ओसीटीज़, एंजियोग्राफ़ीज़ और फंडस फोटोग्राफ्स, इमेजिंग सिस्टम्स, ये आज हमारे भारतवर्ष में सब कुछ अवेलेबल है। तो वी फील प्राउड कि आज व्यक्ति विशेष को देश से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहीं पर ही सारा ट्रीटमेंट। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि विश्व भर में इंडिया हैज़ द बेस्ट ऑफ द सर्जिकल नो हाउ एंड टेक्निक्स। और हमारे ऑल इंडिया ऑफ्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के करीबन 22,000 मेंबर्स हैं, यानी 22 से 23,000 आंखों के स्पेशलिस्ट हैं, जो अपनी पूरी काबिलियत से पूरे देश भर में बेस्ट ऑफ द सर्विसेज देशवासियों को दे पा रहे हैं। ओके। बोला जाता है कि आयुर्वेदिक से सही हो जाएगा, या यूट्यूब पे बहुत सारे मिथ बना रही है लोगों ने कि ये 5 टिप्स कर लो, आईज सही हो जाएगी। देखिए, ऐसा है, ये डिबेट हर समय रही है बिटवीन आयुर्वेदा, एलोपैथी एंड डिफरेंट अदर पैथीज। बट हमको ये मानना है कि जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, आंख में विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कोई भी दवा या कोई भी पानी या गंगा जल या गुलाब जल या नहीं डालना चाहिए। साफ ठंडे पानी से आंख को धोएं, वो ज्यादा उचित है बनिस्पत की कोई भी दवाइयां। जैसे कई बार केले के पत्ते बांध के मरीज आते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर, या यहाँ तक कि गौमूत्र का भी सेवन करके आते हैं। ओके। इनमें फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। या आजकल हम काजल भी बच्चों में लगाने के लिए मना करते हैं, Yes. बिकॉज काजल इज कार्बन। पहले माना जाता था कि काजल लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी हो जाती हैं या पानी आना बंद हो जाता है। ये मिथ ही कहूंगा मैं, क्योंकि जो पिपरमेंट होता है उसमें डलता है, वो आंखों में इरिटेशन करके पानी डालता है, और ये माना जाता है कि वो Right. पानी गिर रहा है, पानी निकल गया। ये सब मिथ है। बाजार में जो लेमैन लैंग्वेज में हम मिथ्स कहेंगे, उनको नहीं फॉलो करना चाहिए। और जो साइंटिफिक है, आंखों में अगर चश्मे का नंबर है तो उसका उपयोग करें, बिकॉज ग्लासेस का कोई सप्लीमेंट नहीं है। हाँ, डाइट इंपॉर्टेंट है, तो डाइट सारी जो भी पैथीज हैं, जितना भी डाइट एडवोकेट करती हैं, वो सारा विटामिन ए रिच डाइट एडवोकेट करती हैं, और उसमें कोई हार्म नहीं है। जो तभी हम नेचुरल हैं, बेरीज हैं, सीड्स हैं,
और फ्रूट्स हैं, इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, विच आर वेरी गुड फॉर आईज एंड फॉर द हेल्थ इन जनरल। तो यहाँ पर हमको हमारे दिमाग से काम लेना चाहिए और हमारे बच्चों के लिए और स्वयं के लिए भी किसी मिथ्स में नहीं पड़ना चाहिए। आइस के लिए आप क्या क्या डाइट्स हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे कि आप ये डेली बेसिस पे नहीं तो आप अल्टरनेट डेज पे या जब भी आपको टाइम मिले? जैसा मैंने बताया आपको, अपने ब्रेकफास्ट में हरदम इंक्लूड करें फ्रूट्स, जिसमें जैसे एप्पल है, बीटरूट है, कैरेट है, पपीता है और जितनी भी बेरीज हैं और जैसे आंवला है, इनमें सब में विटामिन ए होता है। तो ये हमारा एक डेली शेड्यूल बन जाए, जिसमें हम डेली नहीं तो ऑल्टरनेट डे इनको लेते रहें। धूप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सनलाइट हैज़ इंपॉर्टेंट रोल, रीडिंग हैबिट्स अच्छी होती हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट सर, एक मिथ है या ये फैक्ट है, आप एक बार क्लियर करिएगा कि बहुत देर तक स्क्रीन टाइम पे अपन वर्क कर रहे हैं, उसके बाद में आप बाहर जाके किसी दूर ऑब्जेक्ट को आप देखिए तो थोड़ी मसल्स, आईज की मसल्स पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये फैक्ट है सच या मिथ है? हम जितने भी कॉर्पोरेट्स में जो हमारे यूथ काम करते हैं, उनको लेक्चरिंग में ये बताते हैं, स्क्रीन पर कंटिन्यूस काम नहीं करना चाहिए। वी कॉल इट रूल ऑफ 20, जहाँ पर हर 20 मिनट काम करने के बाद हम 20 सेकंड का ब्रेक लें। यानी 20 मिनट अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो अगले 20 सेकंड के लिए या तो आंख बंद करके बैठ जाएं, या दूर का व्यक्ति देखें, या किसी और कॉफ़ी ब्रेक या टी ब्रेक ले लें, जिससे कि जो आंखों की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाएं। कंटिन्यूस वर्किंग इज नॉट गुड ऑन द स्क्रीन, और ये नॉर्मली फिर ड्राइनेस करने लगता है, आंखें लाल होने लगती हैं, पानी गिरने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। तो ये ध्यान रखा जाए कि बीच बीच में ब्रेक लेना अति आवश्यक है। साथ में जो ब्लिंकिंग करते हैं, आंख को, पलकों को झपकाते हैं, वो कंप्लीट ब्लिंक होना चाहिए, मतलब आंख, दोनों आंखें बंद होनी चाहिए बीच बीच में। तो नॉर्मली 1 मिनट में आंख 14 से 15 बार झपकती है। तो जब हम स्क्रीन पे काम करते हैं तो झपकना भूल जाते हैं, या पार्शियल ब्लिंक होता है, मतलब आंख कंप्लीटली बंद नहीं कर पाते हैं। तो इससे को भी विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट सर, आपने भी कॉर्पोरेट का जिक्र करा, तो मेरे क्वेश्चन है, अभी ये ट्रेंड भी चल रहा है, ब्लू कट ग्लासेस होते हैं वो कॉर्पोरेट्स वगैरह में यूज करते हैं कि आईज प्रोटेक्ट रहेगी, तो ये इट रियली वर्क्स? यहाँ पर मैं इनको मार्केटिंग गिमिक ज़्यादा कहूँगा। तो जो लेंसेज होते हैं उनका ये माना गया है कि दे फिल्टर द बैड वेवलेंथ ऑफ द लाइट, बट एक्चुअली में जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी लैपटॉप्स हैं, ये स्क्रीन्स हैं, दे आर ऑलरेडी रेटिना प्रोटेक्टिव। तो उसमें अलग से कोई ब्लू कट ग्लासेस या लेंसेज लगाने का कोई रोल नहीं है। तो इन चक्करों में बहुत ज़्यादा हमको नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, जब हम धूप के लिए ग्लासेस लें तो वो विशेष तौर पे ध्यान रखें कि वो अच्छा यूवी प्रोटेक्टिव ग्लास हो, कोई हल्का क्वालिटी का ग्लास नहीं हो जो रेस को डिफ्रैक्ट कर रहा हो, आंखों पे नुकसान कर रहा हो। तो गुड क्वालिटी आई वेयर व्हेनेवर यू मूव आउट इन सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, अपने इंडियन कल्चर में या इंडियन पूजा पाठ के अंदर अपन जैसे सूरज जल चढ़ाते हैं तो सूर्य से आई कांटेक्ट करते हैं, तो उससे आईज पे डेली इफेक्ट पड़ता है? सूरज पे डायरेक्ट नेकेड आई से देखने पे नुकसान होने का रिस्क रहता है, क्योंकि इसमें मैकुलर बर्न, मतलब मैकुलर होल होने का रिस्क रहता है। तो आमतौर पे कंटिन्यूस ग्लेयरिंग अवॉइड करनी चाहिए सनलाइट का। सर, कुछ मिथ्स हैं, जहाज पे चलने से चश्मा हट जाता है, या सुबह उठ के सलाइवा लगा लीजिए आईज पे? युवराज जी, ये सारे मिथ ही हैं, क्योंकि अगर घास पे चलने से चश्मा हट जाता होता तो जर्मनी में लेजर मशीन्स नहीं आती और हम सब घास पे चलने को कहा जाता, या सलाइवा लगना से चश्मा हट जाता। तो इन चीज़ों पे, जैसा मैंने आपको पहले भी जिक्र करा, हमें बहुत ज़्यादा आंखों के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। डाइट इज एसेंशियल और आई केयर इज इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीज़ें। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, बच्चों का साल में एक बार आई चेकअप बहुत मस्ट है। और फर्स्ट चेकअप जब बच्चे को आप स्कूल में एडमिट करा रहे हो तब बहुत एसेंशियल है, क्योंकि उस समय हम बहुत सारी चीज़ ऐसी पकड़ सकते हैं जो बच्चे की आगे चल के आंख के डेवलपमेंट के लिए नुकसानदायक ना हो। राइट सर, सुबह उठते हैं और कुछ लोग उठते ही स्क्रीन टाइम या फोन देखने लग जाते हैं, तो इससे उठते ही फोन स्क्रीन देखना? स्क्रीन का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो दुरुपयोग का मतलब है कि रात को लाइट बंद करके आप लैपटॉप पर या मोबाइल पर जब आप देखते हैं तो आंखों में स्ट्रेन करता है, वो आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करता है और नंबर बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसी तरह से सुबह सबसे पहले उठते ही अपने स्क्रीन को देखना, मोबाइल पे लग जाना, तो जैसे मैंने आपको बताया, लेटते हुए मोबाइल, अंधेरे कमरे में मोबाइल, कंटिन्यूस मोबाइल या स्क्रीन टाइम ओवर यूज, ये सारी चीज़ें इस मॉडर्न वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा अभिशाप है। तो प्रॉपर यूज और जुडिशियस यूज ऑफ स्क्रीन को रखना चाहिए, और बच्चों को तो विशेष तौर पे मोबाइल का उपयोग नहीं करने देना चाहिए। अगर पढ़ाई में या स्कूल में कोई भी वर्क है तो बड़े स्क्रीन में, यानी आईपैड में रखें रादर देन मोबाइल यूज। और मोबाइल पे गेम्स तो बिल्कुल ही नो है।
राइट सर। सर व्हाट इज कलर ब्लाइंड? नॉर्मली युवराज जी, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने जो तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। और ये अलग अलग तरीके होते हैं। कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों को ही नहीं पहचान पाता। ये नॉर्मली हेरिडिटरी होती है, अनुवांशिक होती है। और इसमें जो हमारे कलर डिफरेंशिएटिंग जो सेल्स होते हैं, उनमें डिफिशियंसी होती है। और कमर्शियल सर्विसेज हैं, यानी फौज की सर्विसेज या रेलवे सर्विसेज या ड्राइविंग में, इनमें टेस्ट के बाद रिक्रूटमेंट में अगर ये पाया जाता है तो अनफिट पाए जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट सिग्निफिकेंट है। अडल्ट्स कैसे अपनी आईज की टेक केयर कर सकते हैं? कॉलेजेस में हो या वो कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में वो वर्क कर रहे हो, तो वो कैसे अपनी आईज को ट्रीट कर सकते हैं, लाइक कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो जैसे मैंने आपको जिक्र करा, डाइट। डाइट का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। और डाइट में जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, उनमें विटामिन ए रिच डाइट है, उसका ध्यान रखना चाहिए। वो व्यक्ति विशेष जब ऑफिस में काम कर रहे हैं और उनका स्क्रीन है, तो स्क्रीन में रूल ऑफ 20 फॉलो करना चाहिए। एंड दे शुड ब्रेक इन बिटवीन देयर वर्क। दिन में 2-3 बार ठंडे पानी से आँख को धोएं, आँख को रगड़े मसले नहीं। और धूप में निकलते समय यूवी प्रोटेक्टिव ग्लास का यूज़ करें। और ड्राइनेस से बचा के रखें आँख को। और ड्राइनेस का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि आप आँख को रेगुलर निरंतर झपकते रहें और अपना स्क्रीन टाइम मिनिमम रखें और ब्रेकअप करें इन बिटवीन द वर्क। अगर आप भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आईज को कंटिन्यूसली ब्लिंक करें, ये एक रिमाइंडर है आपके लिए। सर डू यू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ इंटर्नशिप इन आनंद आई हॉस्पिटल? यहाँ पे हमने देखा जूनियर डॉक्टर्स भी है, ऑपरेशन से पहले वही पूरा प्रोसेस देखते हैं, तो ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आनंद आई हॉस्पिटल नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस न्यू दिल्ली से रिकग्नाइज्ड है फॉर डीएनबी कोर्सेज। तो हमारे पास 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी सीट्स हैं डीएनबी ऑफ्थेल्मोलॉजी। डीएनबी इज इक्वल टू एमएस ऑफ्थेल्मोलॉजी। और पिछले 12 साल से करीबन 30 से 35 डॉक्टर्स हमने देश को दिए हैं जो हमारे यहाँ से डीएनबी करके गए हैं। तो ये ट्रेनिंग डॉक्टर्स होते हैं, 3 साल ट्रेनिंग पाते हैं और उसके बाद नेशनल लेवल पर इनका एग्जामिनेशन होता है। क्लियर करने के बाद दे प्रैक्टिस एज ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। सेकेंडली, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से हम बीएससी ऑप्टोमेट्री के लिए रिकग्नाइज्ड हैं। और इसमें हम राजस्थान में सबसे पहला हमारा ही विजन था कि जहाँ पर नेत्र सहायक नाम से हमने एक कोर्स सरकार के हेल्प से स्टार्ट करा। और इसके द्वारा आज राजस्थान के कोने कोने में क्वालिफाइड नेत्र सहायक हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं, जो एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और आप युवराज जी, आप मानेंगे नहीं कि गांवों में जो पहले आंखों में अगर कोई तकलीफ होती थी तो वहाँ पर लोकल नीम हकीम से वो ट्रीटमेंट लेते थे और अल्टीमेटली हम मरीज को कहते थे बहुत लेट हो गए आने में। और आज इन नेत्र सहायक के दूर दराज गांवों में और डिस्ट्रिक्ट्स में होने से इतना ट्रेमेंडस चेंज हुआ है, क्योंकि ये सब क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, क्वालिफाइड नेत्र सहायक हैं। तुरंत डिजीज को पकड़ लेते हैं, अपने प्राथमिक लेवल पर ही चश्मे का नंबर, कुछ आँख की दवाइयाँ और प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर मरीज की आंखें बचा लेते हैं। देन रेफरल टू द नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ पर जो आई स्पेशलिस्ट पोस्टेड होते हैं, वो तुरंत उनका उपचार कर देते हैं। तो ऑल इन ऑल सरकार का बहुत ही अच्छा एक सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम चालू हुआ है, जिसके थ्रू क्वालिफाइड पीपल हैव बिकम फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नेत्र रोग में। और इसके द्वारा हम ये सोचते हैं कि राजस्थान ब्लाइंड फ्री या कैटरेक्ट जो ब्लाइंडनेस है, इरेडिकेशन प्रोग्राम में बहुत ही जल्दी अच्छे रिजल्ट्स या मापदंड प्राप्त कर पाएंगे। सर इंडिया के कौन से स्टेट में ज़्यादा ये केसेस आ रहे हैं? ऑल इन ऑल जो कैटरेक्ट है वो बेसिकली राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कुछ पार्ट ऑफ हरियाणा और महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में कैटरेक्ट का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। और कुछ चीज़ें सनलाइट से रिलेटेड हैं, कुछ चीज़ डायबिटीज़ से रिलेटेड है, कुछ चीज़ जेनेटिक रिलेटेड है। बट ऑल इन ऑल पूरे कंट्री में प्रोफाइल सिमिलर सा है। बट ये स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर कैटरेक्ट का लोड बहुत ज़्यादा है। और कोविड के पहले ये माना गया था कि जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है, उसके तहत हम देश को कैटरेक्ट फ्री कर पाएंगे। बट डिस्पाइट ऑल कोविड दिस थिंग, देश में फिर भी बहुत अच्छा इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है। और आज सारे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट अपने इस प्राइमरी ध्येय पे लगे हुए हैं कि प्रदेशवासियों को मैक्सिमम आईज रिलेटेड ट्रीटमेंट दे पाएं। सर आपके पूरा एक्सपीरियंस, आपका जो भी प्रीवियसली रहा है, इसमें कोई ऐसी आईज की डिजीज आई हो लाइक आई फ्लू, इससे पेशेंट्स को कैसे कम बैक करा? काफ़ी केसेस आ रहे थे। मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, कोविड के टाइम में जब ब्लैक फंगस आया था, वो स्थिति बड़ी भयावह थी, क्योंकि उस समय मरीज कोविड के डर से तो परेशान था ही, और साथ के साथ जब वो ब्लैक फंगस नाम से उसको ऐसा लगने लगा कि आंख में कहीं फंगस ना आ जाए, क्योंकि इनिशियल सिम्टम वो आंख के ही लेकर आ रहे थे।
और कुछ एक फैमिलीज के यंग बच्चों की जब आंखें निकाली गई उनको बचाने के लिए और ब्लैक फंगस के लिए सारे एंटी फंगल टैबलेट्स दिए गए, तो उस स्थिति में बड़ा ही हम लोग मानवीय संतुलन रखकर काम कर पा रहे थे, क्योंकि एक तरफ तो डर था कोविड का होने का, और दूसरी तरफ था कि मरीज को बेस्ट ऑफ द सर्विसेज दे पाएं, और लिमिटेड रिसोर्सेज में, क्योंकि उस समय सारे ट्रीटमेंट रिसोर्सेज भी इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं थे, एंटी फंगल शॉर्ट ऑफ स्टॉक हो गया था। डिस्पाइट दैट हमारे लोकल रिसोर्सेज, लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट, लोकल ऑफिशियल सपोर्ट और नेशनल लेवल पर कोविड का संचालन बहुत अच्छे से होने से हम इनको बचा पाए। ऑलराइट सर, ये आई डोनेशन होता है, इसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है? लाइक क्या आईज आधी लगाते हैं, पूरी लगाते हैं, क्या क्या फंक्शंस? युवराज जी, आपने बहुत सेंसिटिव पॉइंट टच करा है। और आई डोनेशन, नेत्रदान, आमतौर पे मरीज ये समझता है कि एक व्यक्ति की पूरी आंख निकाल के और नई आंख लगा दी जाए, ऐसा नहीं होता है। आई डोनेशन का मतलब होता है जो हमारी दृष्टि पटल है यानी कॉर्निया जो है उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। लोकल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, जैसे कार का शीशा है, अगर शीशा फॉग हो गया तो वो शीशा हटा के नया शीशा लगाया जा रहा है। इसी तरह से जो हमारी कॉर्निया है, इस कॉर्निया को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, आगे का और पीछा, और लेमिनर केरेटोप्लास्टी के द्वारा डेल्क और डिसेक्ट टेक्निक से इसको दो भागों में काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि नेत्रदान इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर एक व्यक्ति अपनी दोनों आंखें डोनेट करे तो हम 6 व्यक्तियों को रोशनी दे पा सकते हैं। एक कॉर्निया का आगे का हिस्सा डेल्क, पीछे का हिस्सा डिसेक्ट, और जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको लिम्बल स्टेम सेल्स कहा जाता है, उससे हम झिल्ली का प्रत्यारोपण कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति जाते जाते 6 लोगों की संसार को बना सकता है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यक्ति विशेष को, खास तौर पे अपने घर में अगर कोई कैजुअलिटी हुई हो, तो ये एक सामाजिक जिम्मेदारी समझें, जहां पर हमको आई डोनेशन के लिए, और उसमें कुछ करना नहीं होता है, हमें सिर्फ एक फोन आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना होता है। वो इतना पावरफुल सिस्टम है कि वहां से नेत्र सहायक अपने आप आएंगे, घर पर आएंगे, कॉर्निया को रिट्रीव करेंगे, और वो इमीडिएटली सारे सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और 4 से 6 घंटे के अंतर्गत ऑपरेट होते ही 6 व्यक्तियों का घर रोशन हो सकता है। नेत्रदान महादान इसीलिए कहा जाता है कि मरते हुए भी आप किसी और का घर संसार रोशन कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर घर में कैजुअलिटी हो तो बर्फ ले लें, उसको गीले कपड़े में या रुमाल में या रुई में भिगो लें, रुई को ठंडे उसमें, और आंखों को बंद करके आंखों के ऊपर रख लें, जिससे कि आंख ड्राई नहीं हो, पलक को बंद कर देना चाहिए, और एज सून एज पॉसिबल इमीडिएटली आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान को कॉल करके, और या इमरजेंसी या SMS के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके, और हमको इमीडिएटली कॉर्नियल रिट्रीवल प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सर, काफ़ी इंडियंस है जो सोने से पहले या सोते टाइम पे वो एक मास्क आता है, आई मास्क, जिसके अंदर कुछ बर्फ टाइप का कुछ रहता है ठंडा, ताकि आईज को रिलैक्स फील करे। तो इससे कुछ आईज पे इफेक्ट पड़ता है? नॉर्मली जो आई मास्क होता है वो एक तरह का आंखों को रिलैक्स करने के लिए, आंखों की मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए, और साथ में कई बार जो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस पेशेंट्स होते हैं उनमें मास्ट सेल्स से हिस्टामिन रिलीज ना हो, इसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। बट दैट इज नॉट मेंट फॉर एवरीबडी। बट हाँ, जहाँ पर अधिक थकान महसूस हो, या जिन लोगों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो, या खास तौर पे जो वर्नल या एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस वाले पेशेंट्स हो, उनमें वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऑलराइट सर। सर, हम पीछे काफ़ी अचीवमेंट्स देख रहे हैं, आपको काफ़ी अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, ये कुछ बताना चाहेंगे आप, क्या अवार्ड्स हैं? ये सारे अवार्ड्स हमारे अस्पताल के 25 साल की जर्नी को डिपिक्ट करते हैं, और विश्व पटल पे अमेरिकन सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी, एशिया पैसिफिक सोसाइटी और APO सोसाइटी के द्वारा जो अवार्ड्स मिले, और अलग अलग जो हमारे रिसर्च पेपर्स हैं या जो सर्जरीज हैं, उनको दर्शाते हैं। और मेरा ध्येय हर समय ये रहा कि विश्व पटल पे भारत का तिरंगा कितना अच्छे से हम फहरा सकें, और विश्व पटल पे लोगों को ये बता सकें कि एवरीथिंग कैन बी डन इन इंडिया, मेक इन इंडिया, एंड वी कैन डू इट फॉर इंडिया। Alright, sir. Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe. Also follow us on our social medias.